ट्रंप जब से आए हैं ना तो वो इंटरनेशनल लॉ की केयर कर रहे हैं। ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, ये धज्जियां उड़ाई हैं उन्होंने। अली खामनाई को निशाना बनाया गया है। किसी भी मुल्क का जो सदर होता है या उसका जो सरबराह होता है वो रेड लाइन समझी जाती है कि उन्होंने आते साथ ही वो रेड लाइन क्रॉस कर ली। यही वजह है कि उन्होंने क़यादत को निशाना बनाया। ईरान की मिसाइल कितने खतरनाक हैं। थ्रेटन फील कर रहे थे इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उनको होता था, तो उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम, अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर इनके पास न्यूक्लियर बम होता तो ये सारा कुछ ना होता। जो ममालिक हैं जिन्हें अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड किए थे, अब उनके ऊपर अटैक हो रहा है। उन ममालिक को तो जंग में घसीटा जा रहा है। ग्रेटर इजराइल की क्या वर्किंग चल रही है? इजराइल नहीं चाहता कि उसके हमसायों में कोई भी मिलिटरीली या फिर इकोनॉमिकली बहुत इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो उससे ताकत में ज्यादा बढ़ जाए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल पे कवर डालने के लिए, लोगों की उससे टेंशन हटाने के लिए उन्होंने अचानक से ये सब शुरू किया है वॉर का। पाकिस्तान इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके लिए ही अच्छा है, वरना इजराइल का नेक्स्ट टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही है। इजराइल की कोशिश है कि वो पाकिस्तान उसकी आंखों में दुखता है और इंडिया और इजराइल का गठजोड़ कोई छुपा हुआ नहीं है। जंग से पहले आपने देखा कि मोदी ने विजिट किया और मोदी हिमसेल्फ इज अ वेरी कनिंग पर्सन। एक गठजोड़ तो आपको नजर आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट तमसील फातिमा और आज हम पूरी दुनिया में होने वाली जंगी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह मिडिल ईस्ट जंग की आग में लिपटी हुई है और इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे और ईरान की रजीम क्या बदली जाएगी, और अगर बदली जाएगी तो उसमें ट्रंप का कितना फ़ायदा होगा। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई और इसको क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कब तक चलेगी और किस तरह चलेगी और उसका क्या नतीजा हो सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तो उनकी एक सबसे एक चीज़ है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। जी जी। उन्होंने जो आके डिसीजन लिए हैं तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट टाइम जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया था तब भी निगोशिएशंस हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान ही उन्होंने अटैक किया था, आपको याद होगा। इस बार जो अटैक किया ये इसराइल की तरफ से हुआ है, वो पहले भी हुआ था। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसको थोड़ा समझने के लिए आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपनी कुछ पॉलिसीज़ दी थी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी दी थी, फिर नेशनल डिफेंस पॉलिसी दी थी और उसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा था कि मैं वैसा सदर नहीं बनूंगा कि जिस तरह से पहले सदर थे। क्योंकि पहले सदूर पर उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान भी उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया है, जाके ना ख़त्म होने वाली जंगें लड़ी हैं। इराक़ की उन्होंने बात की, अफ़गानिस्तान की बात की। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था और फिर उन्होंने कहा था कि मैं तो फोकस करूँगा जो अमेरिकन हेमिस्फेयर है या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है उसके ऊपर फोकस करूँगा। ये जो ईरान की जंग है, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले उन्होंने अपने मुशीर से ये बात की थी, विटकॉफ से, कि क्या वजह है कि मैंने अपने बहरी बेड़े भी वहाँ पर पहुँचा दिए हैं और उसके बावजूद भी ईरान झुक नहीं रहा। उनका जो सोच थी वो ये थी कि इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा और प्रेशर बिल्ड करेंगे तो वो जो उनसे डिमांड की जा रही थी, 3 डिमांड थी ना उनकी। बेसिकली वो इजराइल की डिमांड्स थी जो कि अमेरिका के थ्रू या डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू पे की जा रही थी। पहली डिमांड उनकी ये थी कि न्यूक्लियर जो उनकी कैपेबिलिटी है वो 0 पे ले जाए। दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि जो उनकी मिसाइल की टेक्नोलॉजी है या मिसाइल कैपेबिलिटी है वो भी वो ख़त्म कर दें। और तीसरी डिमांड ये थी कि रिजीम चेंज भी हो जाए। अब ये ऐसा है कि किसी मुल्क को जो सॉवरन कंट्री होते हैं, देखिए हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं कि जिसमें स्टेट का कोई स्टेटस होता है। ठीक है, सॉवरेनिटी की आपने बात सुनी होगी। सॉवरेनिटी होती है कि कोई स्टेट किसी स्टेट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंटरनेशनल लॉ है, दूसरे इदारे मौजूद हैं, लेकिन ट्रंप जब से आए हैं ना तो वो इंटरनेशनल लॉ की केयर कर रहे हैं, ना वो किसी इदारे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या कोई हो, उसकी परवाह कर रहे हैं, ना ही नॉर्म्स की परवाह कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, ये धज्जियां उड़ाई हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं। और दूसरी अहम बात जो है, उन्होंने आते साथ जो
उनकी क़यादत को उन्होंने निशाना बनाया है और ख़ास तौर पर जो अली ख़ामनेई को निशाना बनाया गया है। अब देखिए किसी भी मुल्क का जो सदर होता है या उसका जो सरबराह होता है वो रेड लाइन सब चीज़ आती है। जी। एक थ्रेशोल्ड होता है, एक रेड लाइन होती है। उन्होंने आते साथ ही वो रेड लाइन क्रॉस कर ली और उन्होंने ये समझा कि मैं ये सारा कुछ कर दूँगा तो बस लोग हैं वो बाहर निकल आएँगे और लोग जो है वो खुद आके उनका काम वो कर देंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन, यू नो। एक चीज़ जो देखिए जज्बाती बातें तो हम बड़ी कर सकते हैं। आप एक चीज़ को समझिए कि कोई कौम जो भी होती है वो उनके आपस में जो भी मामलात होते हैं, लेकिन जब उन पर बाहर से हमला होता है ना तो एक चीज़ होती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को जब नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर इस तरह का मामला होता है और इस तरह से एक्सपेक्टेशन ख़त्म होती हैं, जिस तरह से रिजीम चेंज की जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। आयतुल्लाह ख़ामेनेई पे की जो शहादत हुई है उस पे आपकी क्या थॉट्स हैं? क्या ये प्री प्लान था या एक जज्बाती फ़ैसला था? क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके पास बहुत चांसेस थे, 2015 में भी चांसेस थे और पहले भी बहुत दफ़ा इज़राइल और अमेरिका अटैक कर चुका है ईरान पे, लेकिन इतने सडनली जो ये हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? इसके पीछे वो कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने जब वेनेजुएला में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को वहाँ से अगवा किया। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने उनको अगवा किया। अगेन उन्होंने सोवरेनिटी को वायलेट किया, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, तमाम नॉर्म्स को वायलेट किया। और इस तरह कौन करते हैं? तो डाकुओं का काम है ना। यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट जाके इस तरह से उनको धमकियां दे और फिर उनको उठा के अपनी जेल में ला के डाल दे, ये तो आप देखें ना। मैं अगर बिल्कुल हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये वडेरे इस तरह से करते थे कि जी अपनी, तो हम इस तरह से ट्राइबलिज्म हमें नजर आ रहा है ना। कोई नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज, कुछ नहीं। तो वहां से उनको कॉन्फिडेंस मिला, वहां से उनको कोई वहां पर रेजिस्टेंस नहीं नजर आए। सो ही थॉट के ही कुड डू दिस। तो ये जो उन्होंने आके उनकी उनसे पहले जो शहादतें हुई हैं, जो लीडरशिप की शहादतें उन्होंने की हैं, तो उसके पीछे प्लान ये था कि हम ये सारा कुछ करेंगे और जब ये सारा कुछ होगा तो एज ए रिजल्ट लोग उठ खड़े होंगे, यू सी। तो ऑटोमेटिकली रिजीम चेंज हो जाएगा, लोग आके सारा कुछ कर देंगे। बट दैट अगेन इट डिड नॉट हैपन। क्या ईरान की फाउंडेशन ख़ामेनेई साहब ही थे या जो उनकी गवर्नमेंट में उनके लोग जो उनके नीचे थे वो इस चीज़ को अभी भी उस तरह ही लेके चल सकते हैं जिस तरह ख़ामेनेई साहब लेके चल रहे थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 से 48 आवर्स में चेंज हो जाएगी कंडीशन। तो क्यों वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि जो ख़ामेनेई के अंडर थे वो उनकी कंडीशंस मानकर उनके अकॉर्डिंग चलेंगे? देखिए जो ईरान का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, बहुत कम्प्लेक्स है और एक लंबे अरसे से ये चलता आ रहा है। ख़ामेनेई साहब ने जो है इसको पिछले कोई 40 साल से वो इसको कंटिन्यू कर रहे थे और उन्होंने ऑब्वियसली वो इस चीज़ को उन्होंने पूरी की पूरी हायरार्की उनके पास मौजूद थी और उनको पता था कि एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि वो ये है कि 2003 में जब इराक़ में इन्वेजन हुई थी अमेरिका की तरफ से, तो इनको आइडिया हो गया था कि इनकी बारी भी आ सकती है। इज़राइल की तरफ से इनको धमकियाँ मिलना, इनकी तरफ से इज़राइल को धमकियाँ मिलना और हालात जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, तो द थिंग्स वाज गोइंग टू हैपन। इनकी जंग तो होनी थी ना। अक्सर हम सोचते थे और बात करते थे जब भी कोई मामला होता तो कि आज जंग हो रही है, इनकी कल हो रही, तो तैयार तो वो थे। तो क़यादत से डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है। यही वजह है कि उन्होंने क़यादत को निशाना बनाया। ये एक टैक्टिक्स होता है कि आप डिकैपिटेशन करें तो उससे क्या होगा कि आप उनके जो पूरे सिस्टम को हिला के रख देंगे। लेकिन जब सिस्टम उनके इन प्लेस हैं और उन्होंने इस चीज़ को बजाय इसके कि उनको इससे नुकसान हो, उन्होंने उसको अपनी पावर और उसको आप कह लें कि उसको अपनी ताकत में कन्वर्ट कर दिया है। ना सिर्फ ना सिर्फ ईरान के अंदर, बल्कि आप देखिए कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इस चीज़ को नेगेटिवली क्या उन्होंने उसको पॉजिटिव सेंस में लिया कि उन्होंने अपनी शहादत दे दी। उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं, बंकर में नहीं गए और बल्कि उन्होंने जो है उसको शहादत देकर इस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो और जो उनके जो बाद के लोग हैं वो उसी चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। किसी भी कौम की एक साइकोलॉजी होती है, किसी भी कौम का एक नज़रिया होता है, आइडियालॉजी होती है। तो उनकी आइडियालॉजी यही है, वो शहादत पे बड़ा वो फ़ख्र करते हैं। तो उसको लेकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनको नुकसान तो हुआ है, लेकिन अगर ये हम कह लें कि जी उसके बाद वो मुतालबात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे या उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि लीडरशिप नहीं आ सके, तो ऐसा नहीं है।
ईरान की मिसाइल कितने ख़तरनाक हैं और उसकी न्यूक्लियर पावर से दुनिया को कितना सावधान रहना चाहिए, मतलब कितना वार्न रहना चाहिए इस बात से कि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मतलब अगर इस तरह का उन्होंने स्टेप लिया है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सके। जैसे लास्ट नाइट ये इज़राइल का बहुत बुरा हाल हुआ है, वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं। तो आपकी क्या इस पे थॉट्स हैं कि दुनिया को कितना वार्न रहना चाहिए? अब ईरान के इस चीज़ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा? देखिए, ईरान प्रिपरेशन तो कर रहा था। जी। और जहाँ तक उसका मिसाइल सिस्टम है, हुँ। उनको पता था कि उसमें बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हुँ। थी। उनके सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम डेवलप किया। जी। लीबिया की मदद से, फिर कुछ शाम की मदद से, फिर हुँ। उसके बाद रशिया की मदद से उन्होंने कुछ रिवर्स हुँ। इंजीनियरिंग वगैरह करके दे हुँ। डेवलप्ड इट। हुँ। और वो उसको मकसद ही उनका ये था कि वो थ्रेटन फील कर रहे थे हुँ। इज़राइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उनको होता था, तो उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम, अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया, हुँ। इसमें कोई शक नहीं। और फिर उन्होंने अंडरग्राउंड जो है अपनी सारी चीज़ें जी। की। जहाँ तक रही बात न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर के लिए तो उन्होंने अपने एनपीटी भी साइन किया हुआ था, हुँ। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन की हुई थी, और फिर आईईए भी वहाँ पर उनके इंस्पेक्टर भी जा रहे थे, और वो निगोशिएशन के लिए भी तैयार थे। जो हुँ। ओबामा के दौर में भी उनका मुआहदा हुआ था, उसको आगे ट्रम्प ने ख़त्म किया। जी। भाई वो तो ओपन थे, वो हुँ। तो खुद उनके जो ख़ामनाई थे वो कहते थे, हुँ। वो खुद हक में ही नहीं थे, हुँ। न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर के पावर हक में ही के। नहीं थे कि इस तरह की कि एटम बम बनाए जाएँ या इस हुँ। तरह से किया जाए, तो वो उसके खिलाफ थे। हुँ। तो इट वाज़ नॉट द प्रॉब्लम। या। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इनके पास न्यूक्लियर बम होता, हुँ। तो ये सारा कुछ ना होता। हुँ। अब देखिए ना, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बम बना लिया, जी। उस पर उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि किसी को हुँ। उस पर करे। कज़ाफ़ी ने अगर ये डेवलप कर लिया था, हुँ। उन्होंने जब उसको हैंड ओवर कर दिया, फिर कज़ाफ़ी के साथ हुँ। क्या हुआ? सो दैट ये बहुत बड़ी आपको डेटरेंस देता है। न्यूक्लियर जी। बम होना अगर इनके पास होता, तो शायद ये सारी चीज़ें उनके ना साथ ना आ रही होती थी। होती। और जहाँ तक उनके डिफेंस की बात है, तो हुँ। उनका आपने देखा है कि जब उन्होंने साइप्रस से लेकर हुँ। जिद्दा तक, और फिर हुँ। देख लीजिए कि पूरी गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ हुँ। भी अमेरिकन बेसेस हैं, हुँ। उन्होंने वहाँ पर अटैक किया जी। है, और इज़राइल को पर भी अटैक किया है। और हुँ। ख़ास तौर पे कतर पे जो खबर आई थी कि उनका जो रडार सिस्टम था, जो हुँ। बहुत एक्सपेंसिव रडार सिस्टम था, हुँ। उसको भी उन्होंने निशाना बनाया। ठीक है। तो जो ममालिक हैं जो कि जिन ईरान की मदद कर सकते हैं, जैसे चीन है, रूस है, उनकी खामोशी के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, रशिया तो अपनी जंग लड़ रहा है। जी। आपको पता है कि वो यूक्रेन के अंदर बहुत हुँ। बिज़ी है, बल्कि यूक्रेन के अंदर जब वो लड़ रहा था, तो ईरान की तरफ से उसको शाहिद ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर हुँ। अ, दूसरी बात यह है चाइना की। हुँ। देखिए, चाइना कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें जाता हुआ नज़र नहीं नहीं नज़र आता। आ रही। चाइना अभी भी बात कर रहा है, देखिए वो कह रहा है कि जी ये वायलेशन कर रहे हैं, हुँ। आप सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हुँ। हैं, आप नॉर्म्स की वायलेशन कर जी। रहे हैं। और वो किस तरह से मदद कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आई वाज़ जस्ट लुकिंग इनटू द रिसर्च, तो मुझे ये थोड़ा-सा पता चला है कि जो पिछली दफ़ा उनके ऊपर अटैक हुआ था, लास्ट टाइम जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वो डिपेंडेंट थे जीपीएस सिस्टम पे, जो अमेरिकन सिस्टम है। हुँ। इसके बाद उन्होंने जो बेदू है, जो कि चाइनीज़ सिस्टम है, उन्होंने वहाँ पर कन्वर्ट किया है। अभी जो एक वाक़या हुआ था, आपको याद हो कि चंद दिन पहले कि अमेरिकन 3 F-15 तैयारे गिरे हैं, जी। ठीक है? कुवैत के अंदर, हुँ। और कहा कि जी वो फ्रेंडली फायर में गलती गिरे से हैं। यू सी, जी। वो फ्रेंडली फायर क्या है कि जो हुँ। उनका जो इंटरसेप्शन का सिस्टम है, हुँ। जो उन्होंने लगाया हुआ है, उन्होंने ही उनको फायर कर दिया, उन पे ही हुँ। रॉकेट चला दिए, जिसकी वजह से हुँ। वो घुर गए। तो उस पे कुछ हमें इत्तलात नज़र आई हैं कि हो सकता है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी हुँ। कि कोई चाइनीज़ जो उनकी ये बेदू है या बाकी हुँ। जो सिस्टम हुँ। उनको यूज़ करके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की वजह से कुछ ऐसे सिग्नल्स गए हों, हुँ। जिसकी वजह से, क्योंकि ड्रोन तो जा रहे हैं। हुँ। अब देखिए, ड्रोन इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव वेपन। जी। अगर वो भेजते हैं और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल जा रहा है, तो देयर कैन बी समथिंग, कोई इस तरह की गड़बड़ हो सकती है कि अगर कोई जिसे आप कह सकते हुँ। हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कोई ऐसा सीन हुँ। हुआ है, तो मे बी के ईरान और चाइना का कहीं हुँ। पे कोई बातचीत इस तरह से चल बिल्कुल, रही हो, ऐसे लेकिन है। ओपनली चाइना नहीं अभी कह रहा। ओपनली नहीं या कह। जो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड किए थे, जैसे कि अब उनके ऊपर अटैक हो रहा है, यूएई, बहरीन वगैरह। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? क्या वो लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है और ईरान उन पर हमला कर रहा है और उन पे वो चीज़ वो फेस कर रहे हैं, उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो उनके साथ अब क्या होगा? उन ममालिक को तो जंग में घसीटा जा रहा है। जी। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ईरान के पास कि वो डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक कर हुँ। सके, बिकॉज़ इसके पास 3000
किलोमीटर तक की तो वो एक्सेस है, है, उससे हाँ, ज़्यादा की नहीं नहीं है। है। इसराइल पे अटैक कर सकता है, वो उस पे कर रहा है। हुँ, और यहाँ पर जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ पर उसकी बेसेस मौजूद हैं हुँ, और उसकी बेसिस पे वो अटैक कर रहा है। हुँ, आई मीन जब किसी मुल्क की कहीं पे बेस होगी तो हुँ, जब उस किसी और मुल्क पे वो मुल्क हमला करेगा तो हुँ, जवाबन वो करेगा और वो हुँ, उसके ऊपर और बड़ी एक्यूरेसी के साथ और बड़ी हुँ, प्रिसीजन के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आज जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो उनका जो मेजर जिसे आप सोर्स ऑफ इनकम है वो गैस और तेल है, हुँ, ठीक है? और उसने उस गुज़रना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हुँ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान के कंट्रोल में जी, है। जब वो उनके कंट्रोल में है तो अब उसने एक तरह से उसको बंद कर दिया है, हुँ, ऊपर से उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं और दूसरा जो उनकी डिपेंडेंस है वो सियाहत के ऊपर है। हुँ, दुनिया भर के लोग वहाँ पर आते हैं। हुँ, क्यों आते हैं? वो एक तय हो गया है कि भाई काफ़ी अरसे से कि मिडल ईस्ट इज़ द सेफेस्ट प्लेस। या यूएई हो गया, दुबई में आप देख रहे हैं और फिर हम जिस तरह से डेवलप हो रहा है सऊदी अरेबिया डेवलप कर रहा है, जी, नए सिटी न्यूयॉर्क एंड सो ऑन वो बना हुँ, रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है हुँ, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सियाहत के लिए आते हैं। हुँ, तो इसके बाद उनकी ये चीज़ें तो रुकी हैं ना। जी, अब जो डॉलर आपको याद होगा कि कल जो है जो एक बहुत बड़े रोनाल्डो एक फुटबॉलर है जी, जो इनके गुलाम वो भी वहाँ से निकल गया, लोग वहाँ से निकल कर जा रहे निकल हैं। गए। इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर द गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज़, यहाँ से उनको अटैक हो रहा, बट ऑब्वियसली व्हाट हुँ, ईरान इज डूइंग, ईरान प्रेशर बिल्ड कर रहा है। हुँ, ईरान उन पे अटैक करके प्रेशर बिल्ड कर रहा है। हुँ, उन्होंने कह दिया था पहले भी कि हुँ, हम अटैक नहीं करें, वो अब उन पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि वो अटैक यूएस पे करें, अटैक जो है अटैक ना करें बल्कि उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करें डिप्लोमेटिकली कि भाई हमारी इकोनॉमी रुक गई है, हुँ, हमारी सियाहत रुक गई है, हमारी तो आप हमारे गारंटर थे, हुँ, तो हमारे ऊपर ये अटैक हो रहे हैं तो हुँ, वो करें। बट जो खबरें आ रही हैं कि उसमें अगर ईरान, कतर और यूएई वगैरह ये सारे अगर ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, हुँ, सऊदी अरेबिया, हुँ, कतर, यूएई, बहरीन अगर ये अटैक करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी जंग बन जाएगी, जी, अनस्टॉपेबल हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ा विनर तो फिर जो है वो इज़राइल होगा, जी, ऐसा नज़र आ रहा है। बट आई डोंट थिंक सो। जब खित्ते में पूरे में आग लग जाएगी हुँ, तो नो वन वुड बी द विनर। ग्रेटर इज़राइल की क्या वर्किंग चल रही है? आपको नज़र आ रहा है कि बन सकता है? ग्रेटर इज़राइल एक उनका ख्वाब तो है। हुँ, देखिए वो उसी की बुनियाद पर उन्होंने सारे के सारे देखिए हुँ, उन्होंने क्या किया है, शाम के अंदर उन्होंने हुँ, वहाँ की हुकूमत को ख़त्म किया, खत्म किया, ठीक है? और अभी जो है लेबनान के अंदर वो अटैक लेबनान, भी कर रहे हैं और वो दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि जी हम वहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड भी लेकर जाएँगे। तो उनके तो ये लगता है वो देखिए ना ये उसका प्लान तो नज़र आ रहा है ना जी, कि भाई ये सारे के सारे वो एक जिसे कह लें कि पंजाबी की एक गलियाँ हो जन सुनिया थे मिर्ज़ा यार विच मिर्ज़ा, दे आर प्लानिंग लाइक दैट ऑब्वियसली। अगर ये सारे का सारा मिडल ईस्ट जो कि अपने आप को तगड़ा कर रहा था, जो अपने आप को मिलिटरीली इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहा है, इज़राइल नहीं चाहता कि उसके हमसायों में कोई भी मिलिटरीली या फिर इकोनॉमिकली बहुत इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो उससे ताकत में ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह की जंग का मकसद ही यही है कि उसके हमसाये उससे कमज़ोर रहें और वो एक हेजमन उस एरिया के अंदर बन के रहे। बट ईरान को छेड़ने के बाद ये सूरत हाल हमें बहुत तेज़ी से तब्दील होती नज़र आ रही है। आपने भी बताया कि साउथ के कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ पास। कोरिया के पास साउथ को उन्होंने कहा है कि लाइक अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ इस वॉर के अंदर तो वो ईरान का साथ देंगे। तो अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो फिर तो अमेरिका क्योंकि वो तो अटैक कर सकता है अमेरिका पे, तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? वो तो एक अलार्मिंग सिचुएशन अमेरिका के लिए भी है ना, तो क्या अमेरिका इसलिए स्टेप इन नहीं कर पाया नहीं, वॉर के अंदर? अमेरिका ने तो वार में इंटरफेरेंस कर दिया। वो उनकी नेवी के ऊपर अटैक कर रहा है, उनकी बिल्ड दे आर कलेक्टिवली आप ओके। तो देखिए इज़राइल एंड जो अमेरिका है वो एक साथ अटैक कर रहे हैं। और देखिए जो उनके मार्को रूबियो ने क्या कहा है, मार्को रूबियो ने कहा कि जी जब उनसे कांग्रेस में उन्होंने जाके ये बताया है, जो समझ लें कि उनके वजीर खारजा हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी चूंकि इज़राइल ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर, सो वी फेल्ट कंपेल्ड कि हम भी उसके ऊपर अटैक करें, क्योंकि वरना वो हमारी जो बेसेस हैं वहाँ पर गल्फ कंट्रीज में और इर्द गिर्द के उन पे अटैक कर देगा। तो उसके बाद हमने अटैक किया। तो इट मीन्स कि उनको इज़राइल घेर कर लाया है अमेरिका को। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको नेतन्याहू उनकी पॉलिसीज बना रहा है। दैट इज़ अ वेरी मतलब इतना बड़ा मुल्क है और उस वहाँ पर जो इजरायली लॉबी है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर आता है तो वो उन्हीं के रास्ते के ऊपर चलता है। मैं एक बात फिर दोहरा देता हूँ, डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप अगर इक़्तिदार में हैं तो अपने लोगों को ये कहकर हैं कि मैं वैसा नहीं करूँगा जो कि पहले से दूर करते आए। मैं इराक की तरह किसी जंग में नहीं कूदूँगा, मैं अफ़गानिस्तान की जंग में नहीं कूदूँगा। बट इट हैज़ स्टार्टेड। डू यू थिंक कि एप्स्टीन फाइल का इसमें कोई रोल है? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल पे कवर डालने के लिए, लोगों की उससे टेंशन हटाने के लिए उन्होंने अचानक से ये सब शुरू किया है, वॉर का सीन। आपको लगता है? यस ऑफ कोर्स। जब भी कोई डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, देखिए डोमेस्टिक इशू दोनों तरफ है। इनके मिड टर्म भी होने हैं और उसके लिए भी इनको कुछ दिखाना था। और दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आप जो नेतन्याहू है उसका भी इलेक्शन आ रहा है ना। सो ही वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि देखिए, एक तो हमने हमास को ख़त्म कर दिया, एक हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, अब हमने ईरान को भी, वहाँ पर भी हम रजीम चेंज ले आए। बट देखिए ना, वो जब उन्होंने अटैक किया, उनकी जो क़यादत को ख़त्म किया, तो बार बार उन कह रहे थे, खिताब कर रहे थे अवाम के साथ, ईरानी अवाम के साथ, आप निकलें। इट वॉज काइंड ऑफ कि जी वो आएंगे और हो जाएगा। सो यस, जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, जो वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जो नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस हैं और फिर वो दोबारा से उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये वो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ये किया। और अगेन उनको ये लगा कि दे विल गेट दिस सो इजीली, बट ये बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। पाकिस्तान का इसमें मतलब किस तरह वो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर सकता है और इस वक्त नहीं कर रहा है? शायद अमेरिका के प्रेशर में आके नहीं कर रहा है और ईरान को सपोर्ट कर सकता है। देखिए, ईरान के साथ हमारा कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है। पहली बात तो ये है। लेकिन उसके बावजूद डिप्लोमेटिकली आप देखें कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कर रहा है। और आप देखिए कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ख्वाजा आसिफ, वो भी खुल बयान कर रहे हैं कि ये सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है, ये इसराइल जो है पाकिस्तानी सरहद के करीब आने की कोशिश कर रहा है। यू सी, सो दैट इज, वही सारी गेम को तो समझ रहे हैं, बट ऑब्वियसली कुछ स्टेट्स की लिमिटेशंस होती हैं, स्टेट्स की कोई वो होती हैं, बट दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस वॉर। वो तो अपनी दहशतगर्दी की हम एक अपनी जंग लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारा अपना एक प्रॉब्लम चल रहा है, ये थोड़ा एक्लिप्स हो गया इस वार की वजह से, बट वी आर फेसिंग ए ह्यूज डेंजर और बहुत प्रॉब्लम हमें ऑलरेडी जो है वो है। तो यस, वी आर फेसिंग, और अगर ये सारा कुछ बढ़ता है तो हमें हो सकता है, हमें जिसे कह लें कि मुहाजिरीन का भी वो हो सकता है कि वो इस तरफ आएँ और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला तो ये है ना, देखिए जब ये जंग शुरू हो गई है, जिस तरह मैंने हुर्मुज़ स्ट्रेट की बात की है, तेल रुकता है तो पूरे के पूरे खित्ते के अंदर उसका असर पड़ेगा। वो जो 80 बैरल्स पे है वो 100 से 200 तक जा सकता है, तो उसका क्या होगा फिर? पाकिस्तान क्या, पूरे जो जनूबी एशिया है और एशिया सारा एरिया जो है, वहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली महंगाई भी होगी, तो हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो सकती है। सो इट इज़, पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको रिजॉल्व किया जाए, बट दे लेफ्ट नो प्लेस। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जी हमसे कह रहे हैं कि जी हु इज आस्किंग हिम नाउ। उन्होंने तो वो सारी हद ही अबूर कर दी ना। उन्होंने पाकिस्तान को वार्न भी किया है कि अगर वो इस चीज़ में ना जंप इन करें तो वो प्रोटेक्ट रह सकते हैं। जैसे उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इज़ डूइंग टेरिफिकली गुड एंड अगर पाकिस्तान इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके लिए ही अच्छा, वरना इजराइल का नेक्स्ट अटैक, अभी आपने बात की, नेक्स्ट टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान इतना न्यूक्लियरली इतना, आई एम सॉरी मैंने आपको काटा, लेकिन न्यूक्लियर पावर्स तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या ईरान से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर इजराइल ने कोई हरकत की, बिकॉज इजराइल की कोशिश है कि वो पाकिस्तान उसकी आंखों में दुखता है, और इंडिया और इजराइल का गठजोड़ कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी इस जंग से पहले आपने देखा कि मोदी ने विजिट किया और वहाँ पर जाके बड़ी जो है वहाँ पे गले मिल रहे हैं, और फेमस स्टेटमेंट भी दिया है। वो कंट्री जहाँ पे आप चाबहार कर रहे थे, आप बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अमेरिका ने वहाँ पे आपके रास्ते रोके, तो आपने ईरान को छोड़कर जाके इजराइल के साथ आपने जफियाँ डालनी शुरू कर दी। और कांग्रेस की जो है सोनिया गांधी, उन्होंने कहा है कि आप ईरान जैसे कंट्री को छोड़कर जाके इजराइल के गले लग रहे हैं। सो मोदी हिमसेल्फ इज अ वेरी कनिंग पर्सन। तो वो एक गठजोड़ तो आपको नजर आ रहा है। गठजोड़ क्या है? देखिए, जो जिल्लत इंडिया को उठानी पड़ी थी, उसको बड़ा था कि जी मेरे साथ इजराइल भी साथ है मेरे, और हमने जो है वो राफेल तैयारे भी ले लिए हैं, तो अब शायद हम तहस नहस कर देंगे।
बट व्हाट हैपेंड, वो आपने देखा है। सो उनके अंदर तो बहुत ही ईगर, वो तो बदले लेने के लिए बैठा है, तो उसी वजह से वो इजराइल के साथ भी गठजोड़ कर रहा है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है और पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव बढ़ता है, कोई अटैक होता है, कोई ऐसी हरकत करती है, तो पाकिस्तान तो फिर नहीं रुक सकता ना। उन्होंने, देखिए, हमारी एक सोवरेनिटी है, हमारी कुछ सरहद है, उस सरहद को जब कोई वायलेट करेगा तो डेफिनेटली वो फिर हमारी फौज इस तरह तो नहीं है, वो अपनी सरहद की अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगी, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो इजराइल उसको वो करे, चाहे वो अफगानिस्तान से हो रहा है, तो उसका भी जवाब दिया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि नेगोशिएशंस पॉसिबल हैं? बिकॉज ईरान तो काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका ने और इजराइल ने इतना बड़ा स्टेप लिया ही इसलिए था कि उनकी कंडीशंस मानी जाए, तो दोनों तरफ ही अब इस पोजीशन पे आके नेगोशिएशंस हो सकती हैं। नेगोशिएशन क्या होंगी, सवाल तो ये है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि किसी तरह से वॉर रुक जाए। सो ये जो डिमांड है कि जी रिजीम चेंज हो जाए, सारा कुछ हो जाए, टॉक्स तो हो रही थी, हु डिसरप्टेड दिस प्रोसेस, सवाल तो ये है ना। सारे प्रोसेस को तो खुद अमेरिका ने डिसरप्ट कर दिया है, और अब बम्बार्डमेंट भी सबसे ज्यादा वही कर रहा है। आप देखें तेहरान के ऊपर, वहाँ बच्चों के स्कूल को वो आ रहा है कि जी सारी मतलब बच्चों को भी निशाना बनाया, सिविलियंस। देखिए, इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जस्ट वार। ये जो वार हुई है, ये जस्ट वार नहीं थी, ये वार बाय चॉइस थी। अब मार्को रूबियो ने ही जो पेंटागन है, पेंटागन ने कांग्रेस को ये बताया है कि कोई खतरा इमीडिएट नहीं था ईरान की तरफ से कि वो हमला करेगा अमेरिकी मफाद पे या अमेरिका के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का जो आर्टिकल है, वो भी आपको यही बताता है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त के बगैर अटैक नहीं कर सकते, और आप अटैक नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई आपके ऊपर कोई अटैक ना करे। इट्स अ वेरी सिंपल और कैटेगोरिकली बताया गया। तो अमेरिका इन चीज़ों को हमेशा से वायलेट करता है। अफगानिस्तान हो, तो वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है इस चीज के लिए? बिकॉज ही सहजमल चौधरी है ना। देखिए, यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं कि फेलियर हो गया, हम बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं जी, इंटरनेशनल लॉ को कोई नहीं मानता है, नहीं मानता। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा डोनर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल का वो एक मेंबर है, ठीक है, 5 मेंबर हैं उसके। हमेशा से ये इस इदारे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। सो ये इदारे का मसला नहीं है। जब आप अपना ही रूल बेस्ड सिस्टम बनाएंगे और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप वायलेट करेंगे, अभी ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, तो ये तो एक पैरेलल सिस्टम है ना। उससे क्या आपने देखा है कि इजराइल रुक गया है, अटैक करने ख़त्म हो गए हैं? इजराइल जो है वो फिर उस गजा के ऊपर वहाँ पे तो जारी है। सो द क्वेश्चन इज, जो आपने बात की है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। स्टेट्स जो हैं वो अपनी प्रोटेक्शन की खुद जिम्मेदार है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन को जो बनाया गया था, ये वेस्टर्न सिस्टम था ना, वो बनाया इसीलिए गया था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक सिस्टम होगा कि स्टेट्स को कोई इशू होगा तो फिर ये मिलकर उसको रिजॉल्व करेंगे, किसी को किसी स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं। पर अमेरिका नहीं मानता, वो जहाँ मर्जी चाहे वो अटैक करता है। वेनेजुएला के साथ, अभी क्यूबा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए, क्यूबा को उन्होंने सैंक्शंस लगा दी है, उसको ऑयल नहीं मिल रहा, वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो दैट इज वेरी, एक पूरी दुनिया के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्ट्रेंथ थ्रू पीस, मतलब है कि हम ताकत के जोर पर जो मर्जी कर लें। सो दैट इज द जिसे कह लें कि बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या पैलेस्टाइन पर अटैक करने से इजराइल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो किसी भी कंट्री पे, अब जैसे ईरान की तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, तो अगर अमेरिका इजराइल पे से अपना हाथ हटा दे, क्योंकि अमेरिका का तो एक रिकॉर्ड है कि वो किसी के साथ लॉयल कंट्री नहीं है, वो रहना तो खुद ही लीड में चाहते हैं, तो अगर इजराइल के ऊपर से अमेरिका का हाथ हट जाए, इस तरह हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि अमेरिका इजराइल को डच करा दे, या एक टीम बन के चलेंगे ये लास्ट तक? देखिए, वो तो उसका अभी जो मैंने आपसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बताई है, जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी उनकी है, उसमें तो उसको मॉडल अलाई का है ना उसने। अच्छा। सो वो तो उसका यहाँ पर समझ ले थानेदार बैठा हुआ है। अच्छा। वो उसकी सपोर्ट नहीं करेगा तो और किसकी सपोर्ट करेगा? आप ये देखिए कि इराक बर्बाद हो चुका है, लिबिया बर्बाद हो चुका है, शाम बर्बाद हो चुका है, जितने भी आप जिन कंट्री ने भी रेजिस्ट करने की कोशिश की है, तो उसको, अब ईरान था जिसको आप कह लें कि उनको रेजिस्ट कर रहा था, सो इट वाज डिसाइडेड कि इसके ऊपर होना था, तो इट हैज स्टार्टेड। हाउ इट अनफोल्ड्स इन द फ्यूचर
क्या होता है, क्या अमेरिका फिर से वो गलती करेगा कि वो जाकर वहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड करेगा? उसके बाद क्या होगा उसकी हमें हिस्ट्री तो ये बताती है। 20 साल इन्होंने लगाए अफगानिस्तान में, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू लीव, और बड़े बुरे तरीके से वहाँ से गए। उसके अलावा वहाँ पर जाके इन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की, रिजीम चेंज किया इराक के अंदर, दे हैड टू लीव। स्टिल सिचुएशन इज़ वर्स देयर। ये जहाँ भी जाते हैं ये जाके कहते हैं कि जी हम यहाँ पर अवाम के लिए जा रहे हैं, अवाम को डिक्टेटर से छुटकारा दिलाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें ना अपना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है कि ये अब कोई इनके ऊपर ट्रस्ट, सो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। जो मुझे नज़र आ रहा है कि आई थिंक दिस हैड टू बी हैपन, एंड अब दुनिया जो है वो बदलती हुई नज़र आई। जितने भी इसके अलाइज हैं, ख़ास तौर पे अरब अलाइज को तो अब ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका जो है वो अपने मफादात की फ़िक्र करता है, और उनकी प्रोटेक्शन अब उसकी ज़िम्मेदारी, तो वो अब उनको फोर्स कर रहा है एक तरह से कि आप खुद आके इस जंग को लड़ें। सर, आप जिस तरह देखें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वसाइल हैं, सारी पावर्स हैं, लेकिन समहाउ रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए वेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो इस स्ट्रैटेजी को कैसे बेटर किया जा सकता है? ऐसी क्या चीज़ जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ लैक कर रही हैं जिसमें वेस्ट आगे निकल गया है? क्योंकि वेस्ट जितना मर्जी जो भी हो, लेकिन हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते दैट दे हैव स्पेशल एलीट पावर्स एंड दे हैव स्पेशल नॉलेज कि वो हमेशा बेशक खुद अटैक करते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज स्पेक्टाकुलस। लाइक आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उनको जवाब ही दे देते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुस्लिम कंट्रीज़ को अडाप्ट करने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी और रिसर्च के एरिया में? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इनको एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत नहीं है जी। एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने खुद इसराइल की है। इसराइल को 100% सपोर्ट वेस्ट की थी, जिसकी वजह से वो उसने रिसर्च में और बाकी चीज़ों में और टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो मिलिटरीली वो स्ट्रांग हुआ है। लेकिन उसको तो सपोर्ट थी, उसके आपकी हमारे जिसे कह लेंगे हमसाया चीन है। चीन ने अपने आप को तय कर लिया कि उन्होंने अपने आप को रिसर्च में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हर फील्ड में आगे लेके जाना है, और इकोनॉमी में 2042 तक उन्होंने लिटरली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम तब तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइक प्रोग्रेस पे प्रेफर करेंगे, उस पर टेंशन देना प्रेफर करेंगे। तो बिल्कुल जापान, चीन वगैरह बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जापान के ऊपर अटैक जब किया गया था तो जापान वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ जिसे कह लें कि एटॉमिक बॉम्ब का। हिरोशिमा नागासाकी को अमेरिका ने तबाह किया था ना, उसके बाद सरेंडर भी कर दिया था। बट उन्होंने अपनी उस गुस्से को, अपने उस रिवेंज को अपनी डेवलपमेंट के अंदर बदला है। और अभी जो चीज़ें बदल रही हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ये जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया इवन है, तो ये सारे ममालिक अब अगर ये जंग लंबी होती है तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो बहुत मुश्किल काम होता है, इतने बहरी पेड़ों को संभालना, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, बहुत आपको उसके लिए खर्चा होता है, और फिर आप एम्यूनेशन चाहिए होता है। हाउ लॉन्ग इट विल गो, उसके नतीजे में अमेरिका अगर कमज़ोर होता है तो ऑब्वियसली चाइना स्ट्रांग होगा वहाँ पे, और जब चाइना स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली उनका रुख भी उसकी तरफ ही होगा। तो यस, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपस में झगड़े छोड़कर, आपस में लड़ाई झगड़े छोड़कर वो उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े होके, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन उसको करने के लिए एक्टिव भी होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ OIC बना देने से, सिर्फ और सिर्फ इजलास कर देने से नहीं होगा। वेस्ट ने देखिए ना, उन्होंने अपनी नेटो बनाई हुई है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब तक ये अपने एक दूसरे के साथ झगड़ों से ख़त्म नहीं होंगे, एक दूसरे से नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ होने वाली है। आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से एक वर्ल्ड वॉर 3 होगी, और अगर होती है तो सिंगल एक्सप्लोजन में होगी या सालों तक चलेगी? देखिए, ये प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूँगा। मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो। मैं तो ये चाहूँगा कि अमेरिका को होश के नौखन लेने चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि जितनी भी बड़ी ताकतें, अब उनको प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। चाइना को भी प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, रशिया को, और इवन कि जो छोटी स्टेट्स हैं, दे मस्ट कम टुगेदर नाउ। दिस इज़ द राइट टाइम। इस वक्त तमाम स्टेट्स को वही जो यूनाइटेड नेशन का जो एक मल्टीलैटरल इदारा है, वहाँ पर इकट्ठे होना चाहिए और आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि एनफ इज़ एनफ। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो तब तक तो बहुत मुश्किल है। आज अगर ये है, ईरान है, तो कल किसी और मुल्क की बारी होगी, तो दैट इज़ वेरी डेवास्टेटिंग। तो स्मॉल स्टेट्स मस्ट कम टुगेदर, और यही वो आप देखें कि चीन कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जी हमें एक मल्टी
जो है लेटरल अप्रोच अपनानी चाहिए, यूनाइटेड नेशन के इदारे को मजबूत बनाना चाहिए। और अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अब अमेरिका अगर कमज़ोर होता है तो एक नया ऑर्डर उभरेगा। आई डोंट सी कि कोई वर्ल्ड वार की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो ताकत के नशे में चूर थी वो ताकतें, जिसकी वजह से ये हुआ। वी होप सो कि कोई बेहतरी हो और वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम ना जाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस शो पे और हमें बहुत कुछ आपने इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होगी और इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो जंग है वो अब बॉर्डर्स से क्रॉस हो चुकी है, पूरी दुनिया के पीस को तबाह कर रही है और अगर इसी तरह चलती रही तो अगले मुल्क की बारी भी आ सकती है। इसलिए चाहिए कि हम लीडर्स को चाहिए, हुक्मरान को चाहिए कि समझ-बूझ से, बातचीत से मसलों का हल निकालें, वरना मसले मज़ीद बढ़ते जाएंगे। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? क्या ईरान की रिजीम चेंज होने से इज़राइल और अमेरिका का फ़ायदा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।